साईं पूजा का विरोध कर रहे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने साईं को वैश्य पुत्र बताया है। शंकराचार्य का कहना है कि इस बारे में इंटरनेट पर जानकारी मौजूद है। सरस्वती ने साईं भक्तों को भी आड़े हाथों लिया और उन्हें संक्रामक बीमारी की तरह बता डाला। मध्य प्रदेश के सिवनी में पत्रकारों से मुखातिब शंकराचार्य ने कहा कि इंटरनेट में ये बताया गया है कि अफगानिस्तान का रहने वाला पिंडारी बहरुद्दीन अहमदनगर आया और एक वैश्या के यहाँ रहा। वहीं ये चांद मियाँ पैदा हुए जो शिरडी का साईं बाबा है। साईं के खिलाफ विवादित बयान देने के अलावा शंकराचार्य ने उनके भक्तों पर भी निशाना साधा और उन्हें संक्रामक बीमारी की तरह बताया। तो शिरडी वाले साईं पर महाभारत थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने की वकालत क्या की। देहरादून के एक प्राचीन मंदिर ने साईं की प्रतिमा को हटा भी दिया। सबसे पहले तो वो एक निर्जला एकादशी का उपास करें, पानी न पिए और गंगा स्नान करें और उसके बाद कभी उसका नाम न लें। शिरडी वाले साईं के खिलाफ दिए गए बयान की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही और अब तो देहरादून के एक मंदिर में जो कुछ हुआ और हंगामे की आग और भड़कनी तय है। यह है उत्तराखंड के देहरादून में बना शिव मंदिर। मंदिर भले ही छोटा है लेकिन आसपास के लोगों में मंदिर को लेकर गहरी आस्था है। कुछ वर्ष पहले यहाँ के धौलास गांव के लोगों ने शिव मंदिर में साईं की मूर्ति को स्थापित किया था। मंदिर में साईं भक्तों का तांता भी लगने लगा, लेकिन गुरुवार को कुछ संत यहाँ इस मंदिर में पहुंचे और मूर्ति को यहाँ से हटा दिया। सवाल पूछा कि ऐसा क्यों किया गया, तो जवाब मिला उन्होंने तो सिर्फ स्वामी स्वरूपानंद के आदेश का पालन किया है और अब देहरादून के हर उस मंदिर पर धावा बोला जाएगा जहाँ साईं की मूर्तियां लगी हैं। उधर मंदिर से अचानक साईं की प्रतिमा हटाए जाने से धौलेश्वर गांव के लोग सकते में हैं कि आखिर उनकी गैर मौजूदगी में कोई यहाँ से साईं की मूर्ति कैसे ले गया। गांव वालों के मुताबिक कई साल यहीं के शख्स ने मंदिर को ये जमीन दान में दी थी ताकि गांव के लोग यहाँ आकर पूजा कर सके। अब गांव वाले दुखी हैं कि भगवान को भी अलग अलग धर्मों में बांटा जा रहा है। और अब बात सियासत की कर लेते हैं। मोदी सरकार में नंबर 2 की जगह पर कौन है, अरुण जेटली या फिर राजनाथ सिंह? ये सवाल संसद के गलियारों से सत्ता के गलियारों तक गूंज रहा है। मोदी के अगल बगल बैठने वाले मंत्रियों गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर सवालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के ठीक बगल वाली सीट पर जहां कभी प्रणब मुखर्जी बैठते थे तो कभी सोनिया गांधी या सुशील कुमार शिंदे, उस सीट पर मोदी के बगल में कौन मंत्री बैठेगा, इस मुद्दे पर मोदी सरकार में पशोपेश कायम है। अहम मुद्दा है कि आखिर मोदी की देश में गैर मौजूदगी के वक्त किसके कंधों पर होगा प्रधानमंत्री के कामकाज का पूरा दारोमदार। दरअसल 26 मई को कैबिनेट के शपथ ग्रहण और फिर संसद में सदस्यता की शपथ से लेकर तमाम मौकों पर नरेंद्र मोदी के फौरन बाद शपथ लेने और उनके दाहिने सबसे पहले बैठने का सौभाग्य गृह मंत्री राजनाथ सिंह को हासिल हुआ। लिहाजा सरकार गठन के पहले दिन से ही राजनाथ समर्थक मोदी के बाद राजनाथ सिंह को ही सरकार का मुखिया नंबर 2 मानते हैं। उधर जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार में नंबर 2 की हैसियत राजनाथ सिंह की न होकर अरुण जेटली की है। राजनाथ सिंह के पास जहां सिर्फ गृह मंत्रालय है, वहीं अरुण जेटली के पास वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय के साथ रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार है। आरबीआई, सेबी, इनकम टैक्स, सीबीडीटी और प्रवर्तन निदेशालय जैसे अहम महकमे जेटली के मातहत हैं। वहीं राजनाथ सिंह के मंत्रालय के पर खुद प्रधानमंत्री ने ही कतर रखे हैं। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स पेयर्स को बड़ा तोहफा दिया। इनकम टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपए बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। मोदी सरकार के पहले बजट से अच्छे दिनों की उम्मीद लगाए टैक्स पेयर्स को थोड़ा फायदा मिला है। वित्त मंत्री ने टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपए बढ़ाकर टैक्स देने वालों को थोड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इनकम टैक्स में छूट की सीमा को थोड़ा बढ़ाकर आम लोगों को राहत देने की कोशिश की। पहले 2 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगता था, अब 2.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। आम आदमी के हाथ में खर्च के लिए 50,000 रुपए ज्यादा, साथ टैक्स में 5,150 की बचत होगी। छोटे एवं सीमांत करदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए मैं 60 वर्ष से कम आयु के वेस्टी करदाताओं के संबंध में व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा 50,000 रुपए बढ़ाकर 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। वित्त मंत्री ने आम लोगों को थोड़ी राहत और देते हुए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट की सीमा बढ़ा दी है। 80C में 1 लाख की छूट मिलती थी, अब छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए हो गई है। 80C में निवेश छूट बढ़ने से 30% टैक्स स्लैब वालों को 15,450 रुपए का फायदा, 20% टैक्स स्लैब वालों को 10,300 रुपए का फायदा, 10% टैक्स वालों को 5,150 रुपए का फायदा होगा। वित्त मंत्री और मोदी सरकार को उम्मीद है कि इस छूट से लोग और अधिक बचत कर सकेंगे और अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। सवाल यह भी है कि लोग अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो इसी समस्या का हल करने के लिए आइए आपको बताते हैं। अगर आपकी इनकम सालाना 10 लाख हो तो आपका कितना टैक्स बचेगा। आइए आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने जो नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया है उसका आपकी जेब पर क्या असर होने वाला है। मान लीजिए आपकी सालाना इनकम 10 लाख है। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अब आप 2 लाख तक हाउस लोन इंटरेस्ट पर टैक्स छूट ले सकते हैं।
इसके साथ ही 80C के तहत अब आप 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं। अगर आपने 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर दिया और हाउस लोन में 2 लाख दे दिए तो अब आपको 6.5 लाख तक टैक्स देना होगा। नए टैक्स स्लैब में 10 लाख की इनकम पर आपका टैक्स बनेगा 6.5 लाख, जिसमें पहले से टैक्स स्लैब के मुताबिक 0 से 2.5 लाख तक आपकी इनकम टैक्स फ्री होगी। 6.5 लाख टैक्सेबल इनकम में से टैक्स फ्री 2.5 लाख की रकम अगर आप घटा दें तो आपकी 4 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। ये टैक्स 2 स्लैब में होगा। मसलन पहले 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की इनकम पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना होगा। टैक्स की रकम बनती है 25,000 रुपए। अब 5 से 6.5 लाख के रकम के बीच आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना होगा। टैक्स की रकम होगी 30,000 रुपए। इस तरह से ये आपके 10 लाख की इनकम पर कुल सालाना टैक्स बनेगा 55,000 रुपए। और अब आपको दिखाते हैं कि इस बजट से क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पहले आम बजट में रोजमर्रा के सामानों को सस्ता किया, लेकिन उन सामानों के दाम बढ़ा दिए जिसे सरकार ने लग्जरी के कैटेगरी में देखा है। बजट में महंगा हुआ सिगरेट, सिगार, कोल्ड ड्रिंक्स, बोतल बंद जूस, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, रेडियो टैक्सी में सफर। कॉस्मेटिक सामानों के महंगे होने से महिलाएं नाखुश हैं। वहीं बजट में जो चीजें सस्ती हुई हैं उनमें डिब्बा बंद खाना, साबुन, खाद्य तेल, 1000 रुपए तक के जूते, दवाइयां, सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरण, मोबाइल फोन, स्टील के सामान, 19 इंच से छोटे LED और LCD टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, हीरा और कीमती पत्थर। वित्त मंत्री अरुण जेटली की बेटी ने भी आज के बजट को युवा वर्ग का बजट बताया। एज ए यूथ आपको क्या लग रहा है कि बहुत अच्छी बजट है, ये बहुत ज्यादा यूथ फ्रेंडली बजट है। यूथ को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है इस बजट में एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस बजट। एज ए बेटी के तौर पर आप क्या उम्मीद कर रहे थे इस बजट को लेकर? मैं फ्रैंकली जितना रिसोर्सेज यूपी ने छोड़े थे मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसी बजट बनेगी, पर आई थिंक इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक बजट और बहुत अच्छी बजट। मोदी सरकार के पहले बजट में जहां हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है, वहीं कई चीजों के दाम बढ़ने से विरोधियों को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। आम बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने गंगा के लिए बेहद अहम ऐलान किया है। नमामि गंगे के तहत सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए इस साल गंगा को 2037 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। गंगा पुनरुद्धार के लिए बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से निकली नमामि गंगे नाम की योजना। मोदी ने निर्मल गंगा के लिए जो बीड़ा उस दिन उठाया था, उसका असर संसद में नजर आया। वित्त मंत्री ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए 2037 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया। ये दूरी कवर करने के लिए इलाहाबाद और हल्दिया के बीच जल मार्ग विकास राष्ट्रीय जल मार्ग 1 नामक एक गंगा परियोजना विकसित की जाएगी, जिन्हें कम से कम 1500 टन पोतों का वाणिज्यिक नौवहन हो सकेगा। 4200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यह परियोजना 6 वर्ष में पूरी होगी। 2037 करोड़ रुपए के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मोदी सरकार गंगा की तस्वीर बदलने का मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है। अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 4200 करोड़ की लागत से इलाहाबाद हल्दिया के बीच वाटरवे बनेगा। वाटरवे पर बड़े मालवाहक जहाज चलाने का प्लान बनाया गया है। 1620 किलोमीटर लंबे इस वाटरवे का काम 6 साल में पूरा होगा। 100 करोड़ रुपए का इंतजाम अहम शहरों में गंगा किनारे घाट बनाने में होगा। मोदी के इस बजट में दिखा कथनी करनी का फर्क। कभी मायावती को उनके मूर्ति प्रेम के लिए कोसा था, अब खुद दिखाया मूर्ति प्रेम। मूर्ति प्रेम को लेकर कभी मायावती को कोसने वाली बीजेपी ने सरकार में आने के बाद पहले ही बजट में भारी मूर्ति प्रेम दिखाया है। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गुजरात सरकार का दावा है कि इसे बनाने में करीब 2500 करोड़ की लागत आएगी, जिसके लिए राज्य सरकार के अलावा चंदे से रकम जुटाने की योजना है। केंद्र सरकार की ओर से इस मूर्ति के लिए पहली बार फंड का प्रावधान किया गया है। ये पीएम मोदी की महत्वाकांक्षा से जुड़ा प्रोजेक्ट है। 2011 में यूपी में तत्कालीन सीएम मायावती जब नोएडा में बने दलित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने पहुंची थी, तो बीजेपी ने इस स्मारक को आम जनता के लिए पैसे की बर्बादी करार दिया था। अभिनेत्री जोहरा सहगल का 102 वर्ष की उम्र में निधन। बिग बी ने जताया शोक। आज दिल्ली में होगा जोहरा सहगल का अंतिम संस्कार। भारत घर की किसी भी महिला के साथ बलात्कार किया जाए। ये शर्मनाक वाकया झारखंड का है, जहां बोकारो की गुलगुलिया बस्ती में गरीब की नाबालिग बेटी पंचायत की तुगलकी फरमान और गांव के दबंगों के रसूख और हवस का शिकार बन गई। सारी बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस असहाय बाप के दर्द को महसूस कीजिए, जिसके सामने उसकी बेटी का बलात्कार होता रहा और वो लोगों से उसे बचाने की गुहार लगाता रहा। तो बच्ची गुड़िया लड़का बंदी आया, तुमको टांग के ले गया था, टांग ले आकर अपना घर में लगा। वहाँ से फिर बोला कि लड़का बंदे गुड़िया ले जाओ, उसको ले जा जंगल तरफ, जंगल पर ले जा। पंचायत का फैसला और फिर बलात्कार। दरअसल नाबालिग पीड़ित लड़की के भाई पर गांव के एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया।
पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई की, लेकिन इसके बाद पीड़ित महिला अपने पति के साथ गांव की पंचायत में इंसाफ मांगने गई। इंसाफ के नाम पर आंख के बदले आंख, खून के बदले खून के उसूलों का हवाला देकर इज्जत के बदले इज्जत लूटने का फरमान सुनाया गया। आरोपियों ने नाबालिग के साथ रेप कर पंचायत के फैसले की तामील की। राजस्थान लोकसभा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अक्टूबर 2013 में हुए एग्जाम में गड़बड़झाले का खुलासा किया है। दरअसल आरएएस प्री परीक्षा की मेरिट में टॉप 50 छात्रों में से 32 छात्र एसटी के थे और सभी करौली इलाके के थे। टॉप 50 में 32 छात्र एसटी कैटेगरी के निकले तो आरपीएससी अफसरों को शक हुआ। उन्होंने जांच के लिए एसओजी को पत्र लिखा। एसओजी ने आरोपियों पर नजर रखी तो काला कारनामा सामने आया। इस गिरोह का सरगना अमृतलाल मीणा करौली के एक स्कूल में टीचर है और इसका साथी राजस्थान के ही चूरू में एक बैंक में पीओ है। इन लोगों ने परीक्षा देने वाले छात्रों से मोटी रकम ऐड कर उन्हें राजस्थान सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र मुहैया कराए थे। इस कार्रवाई के बाद अक्टूबर में हुई आरएएस 2013 की प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त भी कर दिया गया है। पकड़े गए इन सभी आरोपियों को एसओजी ने 5 दिन की रिमांड पर लिया है। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा जो 26 अक्टूबर 2013 को आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाई गई थी, रिजल्ट के दौरान जो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी उसको लेकर आयोग को भी इस पर संदेह था। एक गिरोह है जिसने एग्जाम से पूर्व पर्चा लीक कर और कुछ लोगों को लाभान्वित किया है। और अब देखिए यूपी के बिजनौर में पुलिस वालों की गुंडागर्दी। देखिए कैसे गांव वालों पर चली वर्दी वालों की लाठियां। दरअसल कुछ दिनों पहले नवलपुर गांव के रहने वाले काके नाम के एक शख्स की लाश पुलिस ने गंगा नदी से बरामद की थी। परिजनों का आरोप है कि किसी ने उसकी हत्या कर लाश को गंगा में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में भी ले रखा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस हिरासत में लिए गए शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गुरुवार को परिवार के लोग सैकड़ों ग्रामीणों के साथ बिजनौर के सीओ सिटी से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि सीओ सिटी राजेश कुमार ने शराब पी रखी थी। उनकी कोई बात नहीं सुनी और उन्हें गालियां देकर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने थाना कोतवाली के सामने जाम लगा दिया। बस फिर क्या था, जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में जहां कई ग्रामीण घायल हो गए, वहीं पुलिस के एक दारोगा को भी काफी चोटें आई। बाद में पुलिस ने कांग्रेस के महिला जिलाध्यक्ष सहित कई लोगों को हिरासत में ले लिया। मेरे भाई को डुबो को मारा, हाँ, गला घोट को, तो इसकी सुनवाई करवाने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं और बल्कि लेडीज पर हमला मतलब डंडा चार्ज करा। हमको बहुत मार पड़ा हमारा। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान पुलिस ने 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों मतलब डंडा चार्ज करा। हमको बहुत मार पड़ा हमारा। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान पुलिस ने 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों गंगा आरती की रिकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर कैमरे से कर रहे थे। शाम के वक्त गंगा आरती की तस्वीरें चोरी छिपे कैमरे में उतारने की कोशिश। जाहिर है पूरे मामले ने यूपी पुलिस की नींद उड़ा दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इन तीनों संदिग्धों में 2 हरियाणा और 1 दिल्ली का रहने वाला है। ये बिना परमिशन के कैमरा लगे हेलीकॉप्टर से गंगा आरती का वीडियो बना रहे थे। उसी दरमियान पुलिस की निगाह उस हेलीकॉप्टर पर पड़ी जिससे रिकॉर्डिंग हो रही थी। पुलिस ने तुरंत कैमरे को कब्जे में लिया और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का कैमरा वाला हेलीकॉप्टर से वीडियो बनाने का मकसद क्या है। गौरतलब है कि आईबी ने कुछ दिन पहले ही अलर्ट जारी किया था कि अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में आतंकी घटनाएं हो सकती हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि ये लोग बिना परमिशन के ड्रोन कैमरे से शूटिंग कर रहे थे, जो गैर कानूनी है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। यूपीए सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा के सुर यूपी की समाजवादी सरकार के खिलाफ नरम पड़ने लगे हैं। बेनी बाबू ने कहा कि वो चाहते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार कार्यकाल पूरा करे, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके अमित शाह मैनिपुलेशन के जरिए सरकार गिरवा सकते हैं। यूपीए सरकार के वक्त बात बात पर पानी पी पी कर मुलायम सिंह यादव और यूपी की समाजवादी सरकार को ललकारने वाले कांग्रेसी नेता बेनी प्रसाद वर्मा के दिल में समाजवाद के लिए पुराना अनुराग फिर से जागने लगा है। सियासत के पुराने साथी मुलायम सिंह यादव को बेनी प्रसाद वर्मा ने सलाह दी है कि अखिलेश की बजाय वो खुद यूपी की कमान हाथ में ले लें, तभी बीजेपी की हवा को यूपी में रोका जा सकेगा। इसलिए हम चाहते हैं सरकार, अगर अखिलेश नहीं चला पा रहे हैं तो मुलायम सिंह कमान संभाले, वो सीनियर है, अनुभवी है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे, करप्शन पे लगाम लगावे, 2 साल तक चले, हमारी ये ख्वाहिश है। बेनी बाबू के दिल में मुलायम सिंह यादव के लिए मिठास जग गई है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष का खेल खराब करने वाले बीजेपी की जीत के सूत्रधार अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हो गए हैं। बेनी बाबू की निगाहें 1 लोकसभा और 12 विधानसभा के उपचुनावों पर गड़ गई हैं। लिहाजा वो समाजवादी सरकार को अमित शाह से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, तो ये भी जता रहे हैं कि वो सूबे में समाजवादी सरकार का कार्यकाल पूरा होते देखना चाहते हैं। और अब देखते हैं यूपी के बस्ती जिले में क्यों डर के साए में जी रहे हैं हजारों लोग।
बाढ़ के पानी से लबालब भरी घाघरा नदी यूपी के बस्ती जिले में कहर बरपाने लगी। नदी के किनारे तेज धारा में समाने लगे। खतरा उस बांध पर मंडराने लगा है जिसकी वजह से सैकड़ों गांव बाढ़ से बचते रहे हैं। लेकिन हालात इस बार बेहद गंभीर है। नदी की धारा बंधे से महज 15 मीटर दूर